हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल राम सर ऑफिशियल पर। जैसा कि हम भारत के सामान्य परिचय से संबंधित तथ्यों के विषय में डिस्कस कर रहे थे। इससे संबंधित तथ्यों पर हमने 2 पार्ट देखे हैं अभी तक। जिन साथियों ने इससे संबंधित पार्ट 1 व पार्ट 2 नहीं देखे हैं वे उन्हें अवश्य देख लें, जिससे कि आगे यह पार्ट आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि हम भारत के सामान्य परिचय से संबंधित पार्ट 2 में देख रहे थे कि चीन के साथ संलग्न सीमा रेखा के विषय में। आज हम बात कर लेते हैं पहले इसी पर कि चीन के साथ भारत की लगभग 3488 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा बनती है। आगे हम बात कर लेते हैं ये भारत के एक केंद्र शासित प्रदेश जिसे हम क्या कहते हैं, लद्दाख, उसके बाद हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश राज्यों के साथ ये स्पर्श करती है। भारत व चीन के मध्य देखिए यहाँ पे 1914 ईस्वी में मैकमोहन रेखा का निर्धारण किया गया था, जो कि तिब्बत से कैलाश मानसरोवर के पास से सांगपो नदी जिसका उद्गम होता है के आधार पर इसे खींचा गया था। सांगपो जिसे कि ब्रह्मपुत्र नदी कहते हैं, तो परंतु चीन इसे मानने से इनकार करता है और वह भारत के अरुणाचल प्रदेश आदि जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं इनको अपना मानता है। आगे बात कर लेते हैं भारत व चीन के मध्य LAC जिसे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल या वास्तविक नियंत्रण रेखा कहते हैं का भी विवाद देखने को मिलता है, जो कि 1962 के इंडो चाइना वार के समय से देखा जा सकता है। LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो सीमा रेखा हमारी है, इसके दोनों तरफ, एक तरफ इंडियन आर्मी, दूसरी तरफ चाइनीज आर्मी एकत्रित हुई थी और भारत का जो ये आक्साई चीन का क्षेत्र है ये तभी से चीन के कब्जे में है। आगे हम देख लेते हैं भारत के साथ संलग्न तीसरी सबसे लंबी सीमा रेखा किसकी है, तो पाकिस्तान की है। कितनी लगभग है, 3323 किलोमीटर के आसपास है। ये भारत के गुजरात राज्य, राजस्थान, पंजाब व जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश एवं लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के साथ सीमा रेखा स्पर्श करती है। ये जो आपका लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है ये LOC वाला क्षेत्र है। आप यहाँ देख सकते हैं ये POK का क्षेत्र है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर का क्षेत्र है, जिसके साथ ही साझा करता है। आगे हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी और चीजों के विषय में। 24वीं अक्षांश रेखा है, 24वीं समानांतर रेखा, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं भारत व पाकिस्तान के साथ है। कई बार एग्जाम में आपके पूछा भी गया है कि 24वीं समानांतर रेखा जो सीमा है ये किसके मध्य है, तो भारत व पाकिस्तान के साथ है। ये 1965 के वार से चर्चा में रही है। आगे बात कर लेते हैं हम इसके बाद LOC की। तो LOC जिसे लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं, वास्तविक नियंत्रण रेखा जिसे लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं या नियंत्रण रेखा कहते हैं, तो इसका विवाद किसके मध्य है आपने देखा, तो ये POK पाक अधिकृत कश्मीर व अगर वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में ये लद्दाख एवं जम्मू कश्मीर संघ शासित प्रदेशों के मध्य आपको देखने को मिलेगी। इसके आगे हम बात कर लेते हैं रेड क्लिफ रेखा की। रेड क्लिफ लाइन जिससे 1947 में भारत व पाकिस्तान के विभाजन के समय खींचा गया था, किसके द्वारा, सर सिरिल रेडक्लिफ के द्वारा। तो यहाँ पर आपने देखा कि पाकिस्तान व भारत के मध्य सीमा रेखा की लंबाई कितनी है और कौन कौन से राज्य इसको स्पर्श करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं एक और तथ्य की, कि यहाँ देखते हैं 2 बीघा गलियारा आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार एग्जाम पूछा भी गया है कि 2 बीघा गलियारा किसके मध्य है, तो 2 बीघा गलियारा ये आपका बांग्लादेश व आपके भारत के मध्य है। बांग्लादेश व भारत के मध्य है, जो कि 2015 में संविधान संशोधन के द्वारा, कौन सा, 100 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया, जिसमें भारत के कुछ क्षेत्रों को बांग्लादेश को दे दिया गया व बांग्लादेश से कुछ क्षेत्र भारत को प्राप्त हुए। तो ये आपने यहाँ पर देखा भारत के साथ संलग्न सीमा रेखाओं के विषय में। कुछ और बात कर लेते हैं
चौथी सबसे लंबी सीमा रेखा भारत नेपाल के साथ साझा करता है, कितनी है? 1751 किलोमीटर, जो कि भारत के उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल व सिक्किम राज्य को स्पर्श करता है। अगर हम बात करें 5वें नंबर पे, तो ये म्यांमार के साथ सीमा रेखा इस पर साझा करता है, कितनी है? तो 1643 किलोमीटर के आसपास है लगभग में, देख सकते हैं हम। ये अरुणाचल प्रदेश राज्य, नागालैंड, मणिपुर व मिजोरम राज्यों के साथ सीमा स्पर्श करता है। हम बात कर लेते हैं भूटान की, तो भूटान के साथ लगभग 699 किलोमीटर के आसपास सीमा रेखा साझा करता है, जो कि भारत के सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम व अरुणाचल प्रदेश राज्यों के साथ सीमा बनाता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं पूर्वोत्तर के 7 राज्यों को 7 सिस्टर भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? 7 सिस्टर। एग्जाम में पूछा भी जा चुका है आपके कि 7 सिस्टर किसे कहते हैं? तो 7 सिस्टर या 7 बहनें, ये पूर्वोत्तर के आपके 7 राज्यों कहते हैं। कौन कौन 7 राज्य पूर्वोत्तर के हैं? ये अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम, इसे 7 सिस्टर कहते हैं। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि वह कौन सा राज्य जो 7 सिस्टर से अलग है, तो इसमें कई बार ऑप्शन में आपके सिक्किम का नाम आया हुआ है, तो याद रखिएगा आप लोग, सिक्किम 7 सिस्टर में नहीं आता है। अब हम बात करेंगे भारत के प्रादेशिक समुद्री सीमा के विषय में। जैसा कि हम देख सकते हैं इस मैप में, आप स्पष्ट देखेंगे कि भारत का जो प्रादेशिक समुद्री सीमा है, इसकी लंबाई कितनी है और इसे कैसे मापा जाता है। तो चूंकि आप जानते हैं ये प्रायद्वीपीय भारत है, जो कि हमारा समुद्र से लगा हुआ है, एक तरफ बंगाल की खाड़ी, दूसरी तरफ अरब सागर, और अगर बात करें ये, तो हमारा कौन क्षेत्र है? हिंद महासागर का क्षेत्र से घिरा हुआ है। यहाँ पर हम देखेंगे हमारी तट रेखा काफी कटी फटी है, कह सकते हैं बहुत ज्यादा, देख सकते हैं आप यहाँ कटी हुई है, जिसकी वजह से हम एक काल्पनिक आधार रेखा का निर्धारण करते हैं, जो कि सीधी खींची गई रेखा होती है। इसके माध्यम से हम प्रादेशिक समुद्री सीमा का निर्धारण करते हैं। तो आधार रेखा के अंदर जो पानी का क्षेत्र है या आंतरिक सागरीय जल है, उसे आंतरिक जल कहते हैं। इसके बाद हम बात करें आधार रेखा से 12 समुद्री मील की दूरी, आधार रेखा से कितनी? 12 समुद्री मील की दूरी का जो ये क्षेत्र है, इसे प्रादेशिक समुद्री सीमा कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? प्रादेशिक समुद्री सीमा कहते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं आधार रेखा से 24 समुद्री मील की दूरी को कहते हैं हम लोग क्या हैं? अविच्छिन्न मंडल या संलग्नक क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? अविच्छिन्न मंडल या संलग्नक क्षेत्र कहते हैं। ये ऐसा क्षेत्र है जिसमें भारत को साफ सफाई, सीमा शुल्क के वित्तीय अधिकार प्राप्त हैं। आगे हम बात कर लेते हैं आधार रेखा से 200 समुद्री मील का जो क्षेत्र है, कितना? 200 समुद्री मील का जो क्षेत्र है, इसे अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहते हैं। ये जो क्षेत्र है, इसमें भारत को वैज्ञानिक अनुसंधान, नए द्वीप तथा प्राकृतिक संसाधनों के विदोहन की छूट प्राप्त है। इसके बाद 200 समुद्री मील के बाद उच्च सागर आता है। क्या आता है? उच्च सागर आता है, जहां पर सभी राष्ट्रों को समान अधिकार दिए गए हैं। तो ये आपने देखा भारत के प्रादेशिक समुद्री सीमा के विषय में। कुछ और बात कर लेते हैं हम लोग हैं यहाँ पर जम्मू कश्मीर के विभाजन के बाद, किसमें? जम्मू कश्मीर संघ शासित प्रदेश व लद्दाख के विभाजन के बाद से यहाँ पर ये क्षेत्र आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है। इससे कई सारे प्रश्न आपके परीक्षा में आने की संभावनाएं हैं, जिसे आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आप जानते हैं भारत की सबसे ऊंची चोटी K2, जिसे गाडविन ऑस्टिन कहते हैं, K2 है। ये कहाँ पड़ती है? आपकी है काराकोरम श्रेणी में पड़ती है, जो कि विवादित चोटी है। कैसी है? विवादित है, क्योंकि ये पीओके के क्षेत्र में है। भारत की सबसे ऊंची चोटी जो आपकी है, अगर बात करें जो बिना विवादित है, वो कहाँ है? वो सिक्किम में है। सिक्किम में कौन सी चोटी है? कंचनजंगा है। ऐसे ही क्वेश्चन आपका, जैसे कि वुलर झील कहाँ पर है, झेलम नदी का उद्गम कहाँ से होता है, या यहाँ के विभिन्न दर्रे
कहाँ से उद्गमित होते, कहाँ पर स्थित हैं, कौन सी नदी कहाँ से निकलती है। इस तरह के कई सारे प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जो कि अब आपके लिए थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है आपको, क्योंकि ये क्षेत्र बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चूंकि यहाँ विभाजन के बाद से, लद्दाख व जम्मू कश्मीर के बनने के बाद से, अभी आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन सी नदी का उद्गम लद्दाख से होता है या जम्मू कश्मीर से होता है, कौन सी पर्वत श्रेणी लद्दाख में है कि वह जम्मू कश्मीर में है। तो इस तरह के जो भी डाउट हैं आपके, वो सभी मैं अन्य क्लास के माध्यम से धीरे धीरे क्लियर कर दूंगा, जिससे आपकी परीक्षा में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। यदि ये वीडियो की सीरीज आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, जिससे कि मुझे ये क्लियर होगा कि हाँ, आप लोगों को ये वीडियो समझ में आता तो है